प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। लाश! ए लाश! ए लाश! तुमने लाश को सबसे पहले देखा था ना? जी साहब। कितने बजे? साहब मैं तो रोज सुबह 6:30 बजे झाड़ू लगाने आ जाता हूँ। आज भी सुबह आया था साहब, तो देखा अचानक लाश, तो मैं फौरन आपको बुला लिया। चिल्लाए इधर तो कोई नहीं था साहब। तुम लोगों में से कोई इसे जानता है? साहब मैं तो कई सालों से हर दिन आता हूँ। ये एरिया की तो ये लड़की नहीं है साहब। अभिनव, अभिनव, ये कातिल बहुत ही बेरहम है। उसने इस लड़की के जिंदा नाखूनों को निकाल दिया और इसके हाथ पे ये सर्कुलर निशान देख रहे हो? लगता है इसे बहुत दिनों से किसी टाइट रस्सी या फिर रबर बैंड से बांध के रखा हुआ था। हाँ शायन, देखो, एक जख्म भरने से पहले दूसरा जख्म दिया गया। लगता है ऐसा काम करने वाला कोई हैवान ही होगा। एक बार हमारे हाथ लग गया ना, फिर देखना, ऐसा हश्र करेंगे उसका कि ऐसी हरकत फिर कभी करने की सोचेगा भी नहीं। अभिनव,
इस लड़की की उम्र कुछ 17-18 साल लग रही है और इसके शरीर पर निशान देखकर तो ये लग रहा है इसे काफी दिन से टॉर्चर किया गया है। मगर शाइना, इस लड़की के शरीर से या फिर इसके आसपास से हमें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे हमें पता चले कि ये लड़की कौन है। इसकी शिनाख्त करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। साहब, क्या हुआ? साहब आप गुस्सा मत करना। ये अंगूठी लाश के पास से मुझे मिली साहब। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मरी हुई लड़की की अंगूठी चुराई तुमने? तुम इंसान हो या भेड़िए? साहब मैं लालच में आ गया था साहब, फिर मैंने देखा ये मेरी बेटी की उम्र की है। साहब मुझे माफ कर देना। शाना, हमें आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर पता करना होगा कि कहीं इस लड़की के गुम होने की कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। तुम एक काम करो, इस लाश को लैब भिजवा दो पोस्टमार्टम के लिए। तब तक मैं इस अंगूठी की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता हूं। इस लड़की की लाश को देखकर तो यह लग रहा है ये गुनाह करने वाला कोई इंसान नहीं, वैश्य दरिंदा ही हो सकता है। एनीवे शाना, क्या कहती है तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? चीफ, इसकी मौत की वजह शरीर में खून के बहाव का रुक जाना, जिसकी वजह से इसे हार्ट अटैक आया और इसकी मौत हो गई। लेकिन एक बात और भी है जो बहुत ही खास है। इस लड़की का लगातार 2 महीने तक शारीरिक शोषण किया गया है और ये 1 महीने से प्रेग्नेंट भी है। तो हो सकता है कि ये कोई प्यार व्यार का चक्कर हो, ये प्रेग्नेंट हो गई और इसीलिए इसके प्रेमी ने इससे छुटकारा पाने के लिए इसे खत्म कर दिया हो सकता है। चीफ, लाश की उंगली से जो अंगूठी मिली है वो पीतल की है और उस अंगूठी से जुड़ा कोई और सुराग नहीं मिला। तो इसका मतलब तो ये है कि ये लड़की किसी बहुत ही गरीब घर की होगी, बहुत जल्द इसकी शादी करवा दी गई होगी और ससुराल वालों ने दहेज के लिए या फिर किसी और वजह से इस लड़की पर शारीरिक अत्याचार किए, इसका शारीरिक शोषण किया और जब बात बहुत बढ़ गई तो इसे खत्म कर दिया। चीफ, किसी भी पुलिस स्टेशन में इस लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट नहीं और ना इसकी तस्वीर को कोई पहचानता। इसका मतलब तो साफ है कि ये लड़की इस शहर की नहीं। एक काम करो, इस लड़की की तस्वीर सारे अखबारों में और हर एक न्यूज चैनल पर दे दो। जगह जगह पर इस लड़की की तस्वीर वाले पोस्टर छपा दो। कोई ना कोई तो होगा जो इस लड़की को पहचानता हो। रुखसार मेरे बच्चे। देखिए,
संभालिए अपने आप। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। आपकी बेटी के साथ जिसने भी ये वैश्यपन किया है, हम उसे बहुत ही जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन उस मुजरिम तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। अम्मी पानी। मुझे नहीं पीना। अम्मी हम जानते हैं अम्मू के अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करो। हम है ना खुद भी पढ़ेंगे और मुस्कान को भी पढ़ाएंगे। हम ना कल से ही ट्यूशन देना स्टार्ट कर देंगे ताकि हम आपका घर खर्च में भी हाथ बटा सके। मेरी बेटी। अम्मी मैंने मुस्कान को स्कूल छोड़ दिया है, खाना भी बना दिया है, आप टाइम पर खा लेना। हाँ अब मैं चलती हूँ, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, संभल के जाना। जी अम्मी। लेकिन शहनाज। अरे लेकिन वेकिन छोड़ शमशाद, हैं ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। रफीक का ना दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है। रुखसार उससे निकाह करके रानी बनकर रहेगी, रानी। और हाँ, रफीक जैसा लड़का ना मिलेगा। हाँ मेरी तो मत्ती मारी गई थी, इसलिए मैं शहनाज की बातों में आ गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? वो आदमी तो उम्र से ज्यादा निकला। अरे भाई शहनाज आपा, हमने तो इसे देखे बिना ही पसंद कर लिया था। अरे भाई आपने इतनी तारीफ जो की थी कि खूबसूरत है, हसीन है? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रुखसार बिटिया, जब बेटा मुस्कान को देख तो जा। अरे शमशाद, भाईजान कह रहे हैं कि तुम्हें नया मकान भी दिलाएंगे और मुस्कान के निकाह का खर्चा भी उठाएंगे। अम्मी जान, मैं आती हूँ। क्या है, जल्दी बोल। ये आदमी आपा के लिए अच्छा नहीं है, उससे शादी मत करा। चुप कर, घर आए मेहमान के लिए ऐसे बात नहीं करते। उसके बाद मैंने रुखसार को मुस्कान के मुस्तकबिल का वास्ता देकर शादी के लिए राजी कर लिया और उसने हंसते हंसते मेरे लालच पे अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। तो क्या शादी के बाद रफीक रुखसार को दुबई लेकर गया था? क्या कभी उसने आप लोगों की कुछ मदद की? कुछ नहीं किया उसने तो अपना वादा भी पूरा नहीं किया। खैर ये बताइए कि आपकी रफीक के साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? 1 महीने पहले रुखसार का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि रफीक उसको लेकर दुबई जा रहा है। उसके बाद रुखसार से मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने रफीक का नंबर बहुत ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। मेरी लालच पे मेरी बेटी ने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए और मैंने उस दरिंदे के हवाले मेरी बेटी को कर दिया। मेरी बेटी की कातिल मैं ही हूँ अपनी बेटी के कातिल।
रही हूँ। मुझे लगता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि लड़कियों के व्यापार का केस है। और ये रफीक कोई अमीर आदमी नहीं और ना ही तो उसका दुबई में कोई कारोबार है। लेकिन अब इस रफीक तक पहुंचने के लिए हमें शहनाज को उठाना होगा। अरे भाई साहब, आप किसी शहनाज को जानते हैं? कौन? वो जो स्टेट एजेंट का काम करती हैं? और वो क्या सामने खड़ी हैं? अरे शहनाज आपा! यही शहनाज आपा है? चीफ, रफीक के मोबाइल के बंद होने से पहले उसका लोकेशन मुमरा, धारावी और कुरला था। और ये तीनों ही जगह से हमें कोई अहम सुराग न मिला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। इसका मतलब ये कि रफीक किसी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकता और इसीलिए लोग उसे पहचानते नहीं। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उसने रुखसार को भी अलग अलग जगहों पर रखा होगा। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा इस तरह से भागना ये साबित करता है कि तुम रुखसार की मौत के बारे में सब कुछ जानती हो। अब सच सच बताओ, रफीक का बोल रफीक का बोल। बताती हूँ। मैं रफीक के बारे में कुछ नहीं जानती। वो तो खुद मेरा रिश्तेदार बनकर मुझसे मिला था। उसने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। बोल रहा था कि 17-18 साल की गरीब लड़की से मिलवा दे। अरे पर कुछ तो पता होगा तुम्हें। फोन नंबर तो दिया होगा अपना उसने तुम्हें। उसने जो नंबर दिया था वो बंद आ रहा है। उसने मुझसे वादा किया था 10,000 रुपए देने का। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। शमशाद बेगम, क्या हुआ? कुछ पता चला मेरी बेटी का? जी अभी तक तो कुछ भी नहीं। हम शहनाज के पास गए थे पूछताछ करने के लिए, मगर उसके पास रफीक की कोई फोटोग्राफ नहीं। अब तो आपको हमारे साथ चलकर उसका स्केच बनवाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने फोटो खींची थी, ये देखिए। दिख रही? अभी ये फोटो तो है लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। हमारे लिए तो ये भी काफी है शाना। मैं चीफ को इन्फॉर्म करता हूँ। वेरी गुड। हेलो चीफ, हमें शमशाद बेगम के यहाँ से रफीक की एक फोटोग्राफ मिली है। जी मैं अभी भेजता हूँ। हाँ जानता हूँ मैं इसे, पर इसका नाम रफीक नहीं इनायत है। और क्या जानते हो उसके बारे में? 3 महीने पहले इसने मेरा रूम भाड़े पे लिया था, मगर 1 महीने बाद ही उसने खाली कर दिया। मैंने उसके डिपॉजिट के पैसे नहीं लौटाए और इसीलिए उसने घर की चाबी मुझे नहीं दी। पर कभी कभी आता है ये रूम पे। क्या हुआ? कोई सुराग मिला? हमने मीरा रोड का पूरा इलाका छान मारा है। लोगों से पता चला है कि 3-4 दिन पहले से निहाल कैफे के पास 3-4 लोगों के साथ देखा गया। हाल ही में उसे किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब कि वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहा है। धारावी, मुमरा, कुरला, नाला सोपारा। अब वो मीरा रोड छोड़ने के चक्कर में है। एनीवेज, यहाँ के एस्टेट एजेंट से इंक्वायरी की? ऑलमोस्ट हो चुकी है चीफ, बस एक स्टेट एजेंट बाकी है, जगदीश।
जी आपको? रहीम चाचा, देखिए मैं कमांड फोर्स से हूं, मुझे आपका पता जगदीश एजेंट ने दिया। इसे पहचानते हैं? इसका नाम रफीक है। जगदीश ने बताया कि ये आपसे मिला था। ये आदमी, ये तो आधा घंटा पहले ही यहां से निकल गया, पर इसका नाम रफीक नहीं है, ये तो अपना नाम इनायत अंसारी बता रहा था। साहब, मुझे तो इसे देख के कुछ गड़बड़ लग रहा था। नहीं बेर भाई, मुझे माफ कर दो, मेरा फ्लैट खाली रहेगा वो चलेगा, पर पुलिस एनओसी के बिना मैं आपको घर नहीं दे सकता। रहीम चाचा, मुझे पुलिस एनओसी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं उसके लिए मुझे फोटो खिंचवाना पड़ेगा, और ये अपने मजहब के खिलाफ है। मजहब तो हम भी मानते हैं, मगर शहर का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे पुलिस का नियम मानना ही पड़ेगा ना। मैं आपको घर नहीं दे सकता। प्लीज चाचा मान जाइए ना, अग्रीमेंट आप मेरे नाम पे बनवा दीजिए। बुर्का नीचे कर, नीचे कर बुर्का। अच्छा रहीम चाचा, खुदा हाफिज। और उसके बाद हमने उन लोगों से सोचने के लिए एक दिन का वक्त मांग लिया और बड़ी चालाकी से उस लड़की का फोन नंबर नोट कर लिया। साहब, वो आदमी तो अपना फोन नंबर भी नहीं दे रहा था। साहब, हम तो सब कुछ बातें पुलिस को बताने वाले थे कि आप आ गए। उनकी बातों से कुछ पता चल रहा था कि वो कहां जाने वाले हैं? जी, आप ये फोन नंबर रख लीजिए, शायद आपके काम आ सके। शुक्रिया। जी शुक्रिया। वल्ला क्या खूबी महबूबी, हम तुमको चाहती। छोड़ो मुझे, वरना मैं अपने पति को बुला दूंगी। अपने शौहर को? तुम अपने शौहर को बुलाती, हम तुमको तुम्हारे शौहर से ही खरीदती। पूरा 50,000 रुपया इंडियन करेंसी में उसको देती, अब वो नहीं आती, सिर्फ हम आती। घबराओ नहीं, तुम हमारे पास आओ। छोड़ो मुझे, तुम्हारा क्यों घबराती? अरे घबराती क्यों हो तुम? आओ ना। छोड़ो। वल्ला, काय को घबराती? वल्ला, तुम लोग कौन है? बोल, रफीक कहाँ है? वल्ला, ये तुम क्या करती? हम किसी रफीक वफीक को नहीं जानती, हम इसको इनायत से एक रात के लिए खरीदी। बेटा ये बताओ, तुम इन लोगों के जाल में कैसे फंसे? हम लोग बहुत गरीब हैं साहब, मेरे अब्बू को गले का कैंसर है और हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तो वो मेरे अब्बू का इलाज कर देगा। बस इसीलिए मैंने अपने अब्बू के उम्र के आदमी से शादी की। बेटिया, रफीक जैसे लोग तुम जैसी गरीब लड़कियों की तलाश में हमेशा रहते हैं। ना ही इन लोगों का कोई ईमान होता और ना ही कोई मजहब। बेटिया बताओ कि ये रफीक ने तुमसे किस नंबर से बात की थी? वो हर रात को 9 बजे इसी नंबर पे कॉल करता था और पूछता था कि बच्चे कैसे हैं। इसका मतलब ये कि ये रफीक परिवार वाला है और उसने फिर से अपना नंबर बदल लिया। ये सब झूठ है, मैं इस बारे में ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती।
आप लोगों को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। मेरे शौहर ऐसा कर ही नहीं सकते। और सबसे अहम बात यह है कि वो इस वक्त यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो मुझसे फोन पर रोज दुबई से बातें करते हैं। देखिए, आपके शौहर के पास बहुत सारे सिम कार्ड्स हैं और वो इस वक्त इंडिया में ही हैं। वो सब मैं नहीं जानती। मेरे शौहर बहुत ही प्यारे और नेक इंसान हैं और वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। देखिए, आपकी भी एक बेटी है और जरा सोचिए, भगवान न करे और आपकी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो। बस अब आप लोग यहाँ से जाते हैं या मैं मोहल्ले वालों को बुलाऊं? शाना, लेट्स गो। शाना, इस रफीक को मात देने के लिए हमें उसी की चाल चलनी होगी। हेलो चीफ, क्या आपको पूरा यकीन है कि शिकार आएगा? हाँ अभिनव, इस बार हमें इंफॉर्मेशन बहुत ही खास आदमी से मिली, इसीलिए तुम वहां डटे रहो। शिकार वहां जरूर आएगा। चीफ, वो आ गया। हाँ हेलो। हाँ जी, लड़का तैयार हो गया है निकाह के लिए। आप लोग भी जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए। अरे हाँ भाई, लड़का दुबई में रहता है। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा अच्छा, रखता हूँ। खुदा हाफिज। अरे माफ कीजिए भाईजान, आपकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे आप लोगों के रिश्ते बनाते। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। देखिए, मेरी भी एक बहन है, 22 साल की हो गई है दरअसल, लेकिन उसकी एक ऐसी जिद है, वो शादी करेगी तो किसी दुबई या फिर अमेरिका के लड़के से। बताइए, अब इसी चक्कर में उसकी उम्र निकली जा रही है। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा लड़का हो जो दुबई या अमेरिका का हो तो मुझे जरूर बताइएगा ना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी जगह शादी कराऊंगा कि आप भी क्या याद रखेंगे। अच्छा, आप एक काम करिए, अपना नंबर दीजिए। 98 41 41 62 62 43। ठीक है, नाम क्या आपका? इकबाल। इकबाल, अच्छा, खुदा हाफिज। इकबाल भैया, वो आपकी बहन अभी तक नहीं आई, बहुत देर हो गई नहीं? क्या भाईजान, अरे लड़की जात है, अपनी शादी की बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई होगी, बस आती ही होगी। लीजिए, आओ आओ बैठो। ये है हमारी प्यारी बहन और ये हमारी अम्मी जान, ये है रफीक मियां। आपकी बहन बहुत प्यारी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
अरे मगर आपने अपने परिवार के बारे में तो कुछ बताया नहीं। मैं क्या बताऊं आप लोगों को। 2 साल पहले मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और बच्चे ननिहाल में ही रहते हैं अपने नानी के पास। लेकिन मेरा कारोबार दुबई में है, मैं इसे लेकर दुबई में ही रहने वाला हूं। इतनी परेशानियां झेल रहा हूं, इसीलिए मैं उम्र में कुछ ज्यादा लग रहा हूं। लेकिन मेरी उम्र बस 30 से 28 के बीच ही है। अच्छा, अपने आप को 30 का कहता है। चीफ ने इजाजत दी होती तो यहीं पर इसे ढेर कर देती। इकबाल मियां, मैंने आपको वो मीरा रोड वाले मामा जी के बारे में बताया था ना। मैं सोच रहा था कि मामा जी से एक बार मिला देता। क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक मुंह मीठा तो किया ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? अरे इनके मामा जान को हम अच्छी तरह से जानते हैं और ये तो मॉडर्न जमाना है। भाईजान, आप ले जाइए छान। अरे अरे, आप इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हैं? हमें निकाह से पहले ये सब पसंद नहीं है। निकाह के बाद तो हम आप ही के हैं ना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तो अब कल ही तुमसे निकाह करूं। जी। अरे एक काम करना, इस साइड में गाड़ी लगाना। तो हाँ, आगे 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 आगे। हाँ बस, मैं जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि मामा जी का मूड कैसा है। मैं अभी गया और अभी आया। वल्लाह इनायत, अब तो हम तुमको पूरा माल दे दिया, 10 लाख रुपए। अब तो इसका शक्ल दिखाओ हमको। जी शेख साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपका तो पूरा हक बनता है। चल शेख साहब को अपना मुखड़ा दिखा। आप तो मुझसे शादी करने वाले थे ना? ये क्या, आपने मुझे बेच दिया? क्या नाटक कर रही है? हैं? जैसा ये लोग बोलते हैं वैसा कर। अगर ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो तेरी उंगलियों से जिंदा नाखून खींच लूंगा मैं। वल्लाह तुम गुस्सा मत करो, हम इसको प्यार से समझाती। हाँ हेलो, अरे सुन, मुझे पूरा पैसा मिल गया है। तो तेरा हिस्सा मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है? चल ओके बाय। मेरा हिस्सा का है रफीक मियां। ये तो यहाँ फिर ये कौन है?
तेरी इतनी चालाकी और इतनी होशियारी से मैं अपना काम कर रहा था, फिर भी कमांड फोर्स मुझ तक पहुंच ही गया। लेकिन इस लड़ाई में मेरी बेटी को क्यों घसीटा गया? इन कमीनों ने मेरी बेटी के साथ कितनी गंदी हरकत की। आज तक पता नहीं तुमने कितनी लड़कियों के बदन के साथ खिलवाड़ किया, उनका व्यापार किया, और आज जाकर जब तुम्हारी अपनी बेटी के दामन के साथ तुम्हारे ही आदमियों ने जरा से खिलवाड़ कर दी तो तुम्हारे सीने में आग लग गई। अब तुझे एहसास हुआ होगा उन लड़कियों के माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जिनकी जिंदगी तूने नर्क से बदतर बना दी। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मेरी बेटी को हाथ मत लगाइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलके ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत को नीलाम किया है, लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने खुद तुम्हें पकड़वाकर ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत को नीलाम होने से बचाया है। जब हम तुम्हारे घर गए तब। रुकिए सर, सर मैंने आप लोग की सारी बातें सुन ली हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू कब और कहाँ जाते हैं। लेकिन बेटा तुम हमारी मदद करना क्यों चाहती हो? क्योंकि आज मेरे अब्बू जो दूसरी लड़कियों के साथ कर रहे हैं वो कल को कोई और मेरे साथ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो। इसलिए आप लोग मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं अम्मी और अब्बू की सारी बातें सुन के आप लोग तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाती रहूंगी। और उसके बाद तुम्हारी बेटी की दी हुई इंफॉर्मेशन के जरिए हम तुम तक पहुंचे। जब तुम शाइना को टैक्सी में अकेले छोड़कर आए तब हमने शाइना की जगह तुम्हारी बेटी को उस टैक्सी में बिठा दिया और तुम उसे यहाँ लिया। अच्छा अब ये बताओ, तुमने रुखसार को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मेरे खौफ से सारी लड़कियां बहुत डरती थी, वो मेरे खौफ के आगे हार मान जाती थी, लेकिन रुखसार मुझसे कभी नहीं डरी। एक अरब ने तो उसकी खूबसूरती देखकर मुझे मुंह मांगी कीमत दी, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। तब तक मुझे पता चला कि रुखसार प्रेग्नेंट है। मैंने उसे एबॉर्शन कराने की कोशिश की, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुई। आखिरकार हार कर मुझे उसे मारना पड़ा। मैं डर गया था कि कहीं उसकी वजह से मेरा भांडा ना फूट जाए। मैं सच कहता हूं, मैंने रुखसार के अलावा और किसी लड़की को नहीं मारा, मैं सच कहता हूं। जिस्म के इस घिनौने व्यापार में और कौन कौन है तुम्हारे साथ? हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, हर शहर में हमारे आदमी फैले हुए हैं। आज मुझे इस बात पे शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। उन लड़कियों की लुटी हुई इज्जत और उनके माँ बाप के दर्द को मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ, और उसके खौफ से आज मेरा रोम रोम कांप रहा है। अगर इस देश का कानून मुझे इजाजत देता तो मैं अभी खुद आपके सीने में कई गोलियां उतार देती। रफीक, तुमने आज तक न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी, उनके देह का व्यापार किया, रुखसार का खून किया। मुझे नहीं लगता कि कानून के शब्दकोश में तुम्हारे इन घिनौने अपराधों के लिए मृत्युदंड के अलावा और कोई शब्द होगा। रफीक ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसकी कोई भी मजबूरी नहीं थी। उसने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए, चंद रुपए कमाने के लिए ये घिनौने अपराध किए। तो इस केस में रफीक तो गुनाहगार है ही, लेकिन रफीक के साथ साथ वो सभी गुनहगार है जिन्होंने अपनी जिंदगी के बिगड़ते हालातों के सामने, मुश्किलों के सामने मजबूरी और गरीबी के नाम पर घुटने टेक दिए, और तभी जाकर रफीक जैसे खूनी वैशी दरिंदों को शह मिली। और इसीलिए मैं इस केस के इस मकाम पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हालात भले ही कितने ही बिगड़ जाए, कितनी भी मुश्किलें आए, हर हालात का, हर मुश्किलों का डटकर सामना कीजिए। एक न एक दिन आपकी जिंदगी के दरवाजे पर
खुशियां सामने से आकर दस्तक देगी। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कमांड फोर्स की टीम की ओर से दूरदर्शन के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।